अच्छा, ये बहुत सी रिकॉर्डिंग। यार, मैंने अभी ना टीम वैसे यूज नहीं किया, तो अभी सर आप कोई। टीम्स पे तो बनाए सर, वो क्विज असल में ना लास्ट टाइम सर ने क्विज लिया एचओडी ने, सर अब्दुल रऊफ साहब ने। तो उनका हुआ है कि आधे बच्चों का क्विज ओपन ही नहीं हुआ सर, वहां पे वो बड़ी आते हैं मसला आता है, एक्सेस नहीं होती, बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है। हमारी मैम ने लिया था क्विज, जी सर, हमारी आधी मैम, क्लास का क्विज रह गया था। नहीं तो काफी हमारी बच्चों का मैम हुआ ने ही लिया नहीं था था टीम्स पर। वो गूगल डॉक्स पे कोई ऐसा बनाया था, वो ज्यादा बेहतर है सर। वहां पे अगर आप बना लेंगे तो कन्वीनियंट हो जाएगा। तो वो बना के तो आप लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं नहीं सर, वो होता है कि आप जब सेंड करेंगे ना, उसका टाइम एक लिमिट आप सेट कर दीजिएगा कि 20 मिनट 25 मिनट, उसके अंदर सारे बच्चे सबमिट कर देंगे। वो सबमिट जब कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा सबमिट हो गया, इन बच्चों ने कर दिया। चलो देखते हैं, वैसे तो फिर तो मैंने। शेयर वो भी हो सकता है सर, फिर तो टीम्स वाला भी शेयर हो सकता है। वो शेयर करने वाला तो फिर बंदा तो वो तेज ही होगा सर। बाकी नहीं, क्या टीम्स कहते हैं, में जो आप होता है इतना ना, कर देंगे बेहतर वो एमसीक्यू शफल हो जाते हैं, वो आप सबके सर आंसर उस पे सेम भी नहीं होंगे। शफल हो जाते हैं। सर जो है तो उस पे हो जाते हैं वो उस पे भी शफल, सिलेबस। हमें जो कोई एमसीक्यूज आए थे वो शफल ही आए थे। जी सर, मैम ने गूगल फॉर्म्स में। जी सर, वो लिंक हम आपको भेज देंगे शायद, अगर हमारे पास हुआ तो आपको सेंड कर देंगे, मैम से पूछ के आपको बता देंगे। चलो वो गूगल देख टाइप लेते फॉर्म। हैं, क्योंकि मैंने पहले ये इस्तेमाल नहीं किया हुआ, मैं तो जूम ही करता हूँ, कि वो मैंने सुना है कि टीम जो है वो स्लो है, वो ये आपको सर जो उसके अंदर वो हैंग हो जाता है, वो रुक भी जाता है काफी सिस्टम, इस वजह से। जूम जो है ये थोड़ा ये यस कम सर, बेहतर है। बैंडविड्थ कम बैंडविड्थ इस्तेमाल करता है, तो ये थोड़ा जिनका नेट स्लो है उनको भी मसला नहीं होगा इसका। और इसके लेक्चर भी छोटे होते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उसका साइज भी छोटा होता है काफी। अच्छा, तो डीसी मोटर्स जो है हमने इसका देखा था कि दो तरीके से हम कंट्रोल कर रहे थे डीसी मोटर्स को। एक तो था कि आर्मेचर कंट्रोल था, दूसरा फील्ड कंट्रोल था। तो आर्मेचर जो पार्ट होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है मशीन मोटर के अंदर। तो वो हमने कहा था कि जब मोटर घूमना शुरू होती है तो उसमें एक जनरेटर इफेक्ट होता है, कि ये आप लोग जरा इसको देख लेना कि जब जनरेटर जो बिजली भी पैदा होती है वो बेसिकली जब ये रोटर जो है मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी तरह जब मोटर भी चलेगी तो तब भी वो जनरेट होगी, एक उसके ऑपोजिट एक करंट जनरेट होगा। तो उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, जो कि हम इस अगर हम देखें एक हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बैक ईएमएफ क्या होती है। तो यहाँ पे भी जो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ई बी जो है वो बेसिकली वो बैक ईएमएफ को बता रहा है, यानी कि ईएमएफ वोल्टेज ही होती है, या आप कहते हैं करंट भी होता है, वो दोनों चीजें होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तो ये आपने जो अप्लाई की वोल्टेज ये वो है, तो ये जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है जब जब मूव करना शुरू होती है। जब नहीं मूव करती तो नहीं होती है, तो जिसकी वजह से शुरू में करंट जो है वो मोटर में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि जो सारा करंट वोल्टेज आपने अप्लाई की है वो सारा करंट उसकी वजह से फ्लो कर रहा होता है। लेकिन जब आप मोटर घूमना शुरू हो जाती है तो ये बैक ईएमएफ जो है वो करंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको कैंसिल कर देती है, तो बहुत कम करंट फ्लो करता है बाद में। तो जो आपका स्टार्ट पे ये तो चलें, अगर छोटी मोटर हो तो वो तो उसका करंट कहते हैं कि 6 टाइम्स होता है। अगर छोटी मोटर में एक करंट 1 एम्पेयर गुजरा तो 6 एम्पेयर तक जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर बड़ी मोटर है जहाँ पे 10 एम्पेयर है करंट, अगर उसमें रेटिंग जो नॉर्मल लोड पे लेती है, तो शुरू में अगर 60 एम्पेयर जाएगा 6 टाइम्स उसका, तो वो इतना ज़्यादा करंट है कि वो उसकी वाइंडिंग्स को जो उसकी अंदर कॉपर की वाइंडिंग है उसको जला सकता है। या आपका जो है वो वोल्टेज वो इतनी ज़्यादा खींचेगा शुरू में, स्टार्टिंग में आपकी मोटर जो है वो जो आपकी बाकी घर में वोल्टेज चाहिए वो सारी उसकी वो खींच लेगा, तो वो आपकी बाकी चीज़ें भी जो है वो बंद हो सकती हैं। तो उसमें तो ये जो चीज़ इस तरह
आप लोगों को करंट का वो पता है ना कि करंट जो है वो उसकी एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं, जिस तरह पानी पानी होता है ना, पानी का एक टैंक होता है, तो पानी के टैंक में जितना ज़्यादा पानी होगा, इसी तरह करंट जो है ये भी ऐसे एक पानी से आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि एक टैंक है बैटरी में, और वो उसमें या आपका जो जनरेशन प्लांट है उसमें सर पानी। ये हाँ जी। सर ये जो आपने पिछला मतलब सर्किट जो यहाँ तक सर्किट है टी तक, ठीक है, वी मतलब के बी इंटू डब्ल्यू एस, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं समझ आ रहा है कैसे ऐड हुआ है, और नीचे वाला जो इसकी इक्वेशन है, ये ऊपर तो करंट मूव कर रहा है जैसे आर प्लस एल ए हो गया, एल ए एस हो गया, इनटू आई एस हो गया, क्योंकि वो उसकी वो हो गया ना, क्या मैं उसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद के बी मल्टीप्लाई हुआ है, के बी कहाँ से आ गया, के बी तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। देखें ये आपके पास जो है ना, ये है, ये इलेक्ट्रिक पार्ट है, और ये आपके पास मैकेनिकल पार्ट है। इसमें क्या है कि जो मैकेनिकल आपका पार्ट है ना, इसमें मोटर घूम रही है, तो ये किस तरह ये जो घूम रही है ना, ये डिपेंडेंट है जो आर्मेचर में करंट घूम रहा है उस पे। तो जो मोटर का ये जो सेकंड पार्ट, ये आपका मैकेनिकल पार्ट हो गया, मैकेनिकल इक्वेशन। तो यानी कि जो हमने कहा था कि जो मोटर घूमती है उसमें एक चीज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, और दूसरा इसका रोटेटिंग फ्रिक्शन जो है या वो कांस्टेंट आ जाता है, इनटू ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी है उसकी मोटर की। अब जो है ना ये जो है ना, ये बेसिकली ई बी है, बैक ईएमएफ। तो ये वाला पार्ट है, ये बैक ईएमएफ जो है ना, ये डिपेंडेंट होती है कि मोटर की स्पीड कितनी है। मोटर की स्पीड बिल्कुल नहीं है तो मतलब जितनी स्पीड ज़्यादा होगी ना, उसके लिहाज से ये बैक ईएमएफ ज़्यादा होगी। तो फिर सर के क्या है? के भी सर के कांस्टेंट है, एक्चुअली क्या है समझ नहीं आ रहा। ये बैक ईएमएफ का कांस्टेंट है। ये आप लोगों को मतलब आप ये देखो ना कि जो बैक ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल है ओमेगा एस के, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के, जितनी स्पीड है मोटर की। तो अगर ये जो के भी है ना, ये डिपेंडेंट है मोटर के वाइंडिंग, मोटर की जो मोटर कांस्टेंट होता है, ये मोटर की जो मटेरियल है ना उसके अंदर जो आपने यूज किया उसके लिहाज से वो होता है कि कितनी वाइंडिंग आपने ज्यादा किया है, कितना उसका वेट है, उस पर डिपेंडेंट है। ये एक मोटर के मटेरियल पे डिपेंड करता है कांस्टेंट। लेकिन जो आप कहते हैं कि यानी कि कांस्टेंट है, ये चीज मूव चेंज नहीं होती टाइम के साथ। लेकिन जो ओमेगा एस है ना, ये जब आपका कहते हैं कि जब ज्यादा होती है तो बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाती है, जब ये कम होती है तो बैक ईएमएफ कम होती है। तो ये एक रिलेशनशिप बनता है मोटर का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो सेकंड इक्वेशन में के एम आई एस लिखा है, आपने इस टॉर्क की बेस पे लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क है मोटर का वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहां से के एम कांस्टेंट आया है। हाँ जी, के एम आई ये ए आप कह देंगे टॉर्क टॉर्क से ही है है ना। जी। तो ये देखे ना कि इसके दो पार्ट्स हैं मोटर के, एक मैकेनिकल पार्ट है और एक इलेक्ट्रिक पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमने वोल्टेज अप्लाई की, और वो रेजिस्टेंस और जो इसकी सर वाइंडिंग थी। हाँ जी। सर ये जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है इसमें जब हम केवीएल लगाएंगे तो ईबी की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो वो माइनस ईबी नहीं आना चाहिए अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं डायरेक्शन केवीएल लगाने के लिए करंट की। वो माइनस ही हो जाएगी बेसिकली, वो उसके अपोज ही करेगी सर उसके। यहाँ पे तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर आपकी ये वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हैं ना, उसकी रोटेशन को काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो उसके लिहाज से फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो यानी कि ये कन्वेंशन है कि आपने कौन सी डायरेक्शन को मोटर की को पॉजिटिव लेना है। अलबत्ता ये है ओके कि सर। बैक में उसके खिलाफ उसके अपोजिंग ही होती है जो आपकी आपने वोल्टेज अप्लाई की है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बैक ईएमएफ की, जो कि हमने पहले देखी है।
अब हमने क्या करना है इस लेक्चर में कि सर ये JS प्लस C ये किस तरह आया, मतलब ये जरा बता दें, बाकी तो ठीक है। JS प्लस C वाला जो इक्वेशन है ये आप ये कैसे, जो मतलब वो वाली स्लाइड जो है ना मैंने पहले आपको पढ़ाई थी ना, उसमें मैंने ये बताया था डीसी मोटर जो है ना वो कैसे काम करती है और उसमें ये चीजें ड्राइव करा के बताई थी आपको, वो मैंने आपको अच्छा शेयर अच्छा भी की होगी। JS अच्छा आपको रोटेटिंग पार्ट बताया था ना कि J जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जिस तरह आपका ट्रांसलेशनल अगर पार्ट हो ना, यानी कि सीधी लाइन में मोशन हो, तो उसमें आपके पास मैस आती है, F इक्वल टू ma था ना, देखिए आपके पास अगर आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो ना तो फिर ये समझ आएंगी चीजें। वैसे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीजें, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फिर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने रिकॉर्डिंग कोई शेयर नहीं की अभी तक, काइंडली रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दिया करें। यार मैं चलो रिकॉर्डिंग तो बंदा शेयर कर दे, लेकिन रिकॉर्ड मैंने की है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग क्लास में बैठो और क्लास में जो है वो क्लास में तो होते हैं हम, लेकिन ना नेट पार्टिसिपेशन कभी करें। कभी इशू करता है तो फिर वो मतलब कि समझ नहीं लगती कभी क्लास में से, मतलब कि वो नेट का मसला आता है ना, इसलिए। पता क्या, अगर मैं आपको शेयर करने लग जाऊंगा ना तो आप में से कोई क्लास में नहीं बैठेगा आके, तो सारे कहेंगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो हम देख के कर लेंगे आराम से। तो वो मैं करूंगा बाद में, करूंगा एक दफा, लेकिन आप यह है कि लेक्चर को जरा साथ साथ करें ना चीजें जो कुछ हो रही हैं लेक्चर में। हाँ जी सर ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा ट्रांसलेशन के केस में था F इक्वल टू ma, जबकि रोटेशन के केस में हमारे पास टॉर्क था वो J इंटू ओमेगा। तो ये चीजें देखें ना कि ये इस टाइप का आपका रिलेशनशिप था। तो ये चीजें आप जरा डिटेल में पढ़ेंगे तो टॉर्क में इसको आप सिंपलीफाई करके देखा करें ना, कि इसको प्रैक्टिस करें कि F इक्वल टू ma में आप देखें कि जो A है वो किसके बराबर है। ये मैंने आपको चीज़ वैसे कराई थी काफ़ी दफ़ा, इस पे D डिस्टेंस का 2 टाइम्स डेरिवेटिव जो है वो, इसको हम अगर x ले लेते हैं तो इसी तरह वेलोसिटी जो है वो 1 टाइम है। अब वही चीज़ें सिंपल कंसेप्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इसको दिमाग को यूज़ करें तो आपको ये चीज़ें वो हो जाएंगी। ज़रा आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ये टॉर्क जो है वो आपका क्या होता है, R क्रॉस F होता है, J आपका M R स्क्वायर होता है, और ओमेगा आपका D थीटा बाय डी टी होता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रा, यहाँ पे ओमेगा जो है D थीटा बाय जी थीटा क्या है, वेलोसिटी बन एंगुलर, वो थीटा आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। यानी कि मैं ये वही न्यूटन की जो मोशन है ना, लॉज ऑफ मोशन है, उसी से ड्राइव हुई है वो। सिर्फ पहले एक दो केसेस ही होते हैं, एक ट्रांसलेशनल होती है और एक रोटेशनल होती है। ये रोटेशनल को आप, ट्रांसलेशनल आपने थोड़ी बहुत देखी होगी ज़्यादा, तो रोटेशनल को थोड़ा उससे कंपेयर करके देखें तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। सर यहाँ पर C फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो उसकी अपोज करती है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को, फोर्स, ये जी कांस्टेंट, ये उसका मटेरियल का मतलब उसकी जो मटेरियल आपने यूज किया है वो होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि कांस्टेंट है ये, जो आपने मटेरियल लगा दी ना। आप देखें मोटर बनाते हैं आप एक दफा, तो मोटर के अंदर आपने
वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं कॉपर की। तो कॉपर की जो वाइंडिंग है उसकी कुछ यानी कि क्वालिटीज होती हैं, तो उसके लिहाज से जी ये उन पे डिपेंड करती हैं इस तरह की चीज़ें जो कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तरह गाड़ी की मैस है, तो गाड़ी की मैस जितना उसमें वजन डाल दिया गया है तो वो उस पर डिपेंडेंट है। तो ये जो है ना, ये डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स हैं। ये एक दफ़ा आपने बना दिए, यानी कि ये वेरिएबल नहीं है। जो वेरिएबल चीज़ें हैं ना आपके पास, वो है आप करंट वेरिएबल, करंट आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लिहाज से सी तो वेरी नहीं हो रहा, सी तो कांस्टेंट है। उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी, एंगुलर वेलोसिटी है वो वेरी हो रही है। जितना आप करंट बढ़ाते जाएंगे, इस इक्वेशन से आप देखेंगे, आपको क्या पता चलता है कि जितना आप करंट बढ़ाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसमें आपने कंट्रोल सिस्टम अगर देखा ना, तो इसमें क्या होगा कि एक चीज़ कांस्टेंट है जो कि आप एक दफ़ा मटेरियल आपने लिया और बना लिया तो उससे बन जाएगी, लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो कि आपने कंट्रोल करनी है, अब यहाँ पे आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे, मैथ्स उसकी चेंज नहीं कर रहे, तो आप कंट्रोल किसको कर रहे हो कि आउटपुट पे आपके क्या है, स्पीड है उसकी मोटर की, एंगुलर वेलोसिटी उसकी जो है वो, ये आपकी आउटपुट है। और इनपुट क्या है आपका, वो है करंट, कि कितना आप करंट दोगे, तो उसके लिहाज से आपने स्पीड जो चाहिए आपको, तो आपने मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो आप उसकी करंट को कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिहाज से मोटर जो है वो, उसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होगी। इसी तरह गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके अंदर भी आप मोटर की स्पीड जो है वो इसी चीज़ से कंट्रोल करते हैं, करंट से, वोल्टेज से। तो कंट्रोल सिस्टम बेसिकली जो सब्जेक्ट है ना, इसमें सारी आपने सारा यही है काम के, एक इनपुट है और आपने आउटपुट को कंट्रोल कैसे करना है उसके साथ। तो आप अगर आइडियली जिस तरह आप चाहते हैं वैसे ही कंट्रोल हो, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा कंट्रोल सिस्टम बनाया है। लेकिन अगर आप एक चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ख़राब हो जाती है, आप करंट ज़्यादा दे देते हैं उसको, करंट ज़्यादा देना, अब वो फिर आ जाती है इसकी मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सिलेक्शन पे, कि कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, कुछ चीज़ें कम बेहतर होंगी। जिस तरह आप देखें कि जो गाड़ी होती है, जो हाई एंड गाड़ियां हैं, जो जिस तरह के लैम्बोर्गिनी है, इस तरह की जो बड़ी हाई स्पीड गाड़ियां होती हैं, उनका जो मटेरियल होता है वो भी डिफरेंट होता है। यानी कि उसकी जो स्ट्रेस, अगर वो कहीं पे टक्कर भी मार लगती है उनकी, तो वो उसके अंदर वो मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं कि वो ख़राब ना हो, कम से कम, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस भी पड़ेगा उस पर, तो डिफॉर्मेशन उसमें कम से कम हो। इसी तरह जो आपकी मटेरियल जितनी भी आप यूज़ करते हैं, वो उनकी कॉस्ट वेरी करती है। आप कोई चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, आप कहते हैं ये हाई क्वालिटी की है, ये लो क्वालिटी की है, तो वो इसी पे डिपेंडेंट होती है कि आपने जो मटेरियल लगाया है उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो कितनी रेंज अलाउ करती हैं करंट की, कितना उसका लाइफ टाइम है, कितना अर्सा तक वो चलती रहे तो ख़राब नहीं होती। तो कंट्रोल सिस्टम में जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जब डिज़ाइन करने जाएंगे, तो ये सारे फैक्टर्स आपको ये भी देखने पड़ेंगे। तो अभी हम ये मोटर का देख रहे हैं, मोटर हम इस वजह से देख रहे हैं कि मैंने आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल बताई कि इवन कि आपके घर में भी जो है ना, ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल हुई हुई है। जबकि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो कहते हैं कि जो 50% इंडस्ट्रीज में बिजली खाती है ना, वो ये इंडक्शन मोटर्स खाती हैं। इंडक्शन मोटर्स जो हैं ये ये एसी से चलती हैं मोटरें। ये जो है ना, ये आपका मोटर वाले सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। ये जो अभी हम देख रहे हैं डीसी मोटर है। इंडक्शन मोटर जो है ये आपकी गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर बनाई थी, जिसकी वजह से टेस्ला जो गाड़ियों की कंपनी है उसका नाम पड़ा है। अब ये कि हम ये मोटर का ट्रांसफर फंक्शन देख रहे हैं। सर ये जो हम ये फाइंड करते हैं, ये ट्रांसफर फंक्शन, ये गेन्स के जो रूल्स हमने पढ़े, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं? अभी देखे ना, ये हम प्रैक्टिकल लाइफ देख रहे हैं ना। ये पहले हमने सिर्फ वो देखी थी, तरीके देखे थे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली, जहाँ पे ये इनका फायदा होगा, जो हमने अभी पढ़ा है पिछले
लेक्चर में। अब ये देखें आपके पास मोटर है, डीसी मोटर है आपके पास, तो उसका हमने रिलेशनशिप निकाला कि स्पीड जो है वो उसकी किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। हमने देखा कि स्पीड जो है वो उसकी डिपेंडेंट है करंट पे और अप्लाइड वोल्टेज पे। तो यानी कि आप देखें, अगर डिज़ाइन प्रॉब्लम दी जाए कि हम कहें कि करंट को हमने ज़्यादा करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस है वो ऐसी आप उसको कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। मतलब स्पीड आपने कम ज़्यादा करनी है, आप सारी चीज़ें कांस्टेंट रख दें, वोल्टेज कांस्टेंट रख दें, और करंट जो है वो, अब अगर आपने वोल्टेज मतलब 200 वोल्ट की आपने अप्लाई कर दिया, आप कहते हैं कि मैंने यही इसको चेंज नहीं करना, आपके घरों में 220 वोल्ट की होती है, लेकिन तब भी आप स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप वोल्टेज तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप स्पीड फिर कैसे चेंज करेंगे? अगर आप वोल्टेज चेंज नहीं करेंगे तो करंट भी चेंज नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो ये रेजिस्टेंस है ना, इसको आप एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे इसके साथ, कि उसको आप वेरी करेंगे ना, तो उसके लिहाज से फिर करंट जो है आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगी। जब आपका करंट चेंज होना शुरू हो जाएगा तो आप मोटर की स्पीड कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि हमने जो ये मोटर का एक मॉडल था ना, उसको हमने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास ये चीज़ें क्लियर होगी कि इसमें से कौन सी चीज़ हम चेंज करेंगे, तो हम कौन सी इनपुट्स हैं इसको हम चेंज करेंगे तो आउटपुट हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। अब देखें कि इसमें आपके पास क्या क्या कंट्रोलिंग फैक्टर है। मटेरियल है, उसका वोल्टेज आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी करंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है वो एक मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने मैथमेटिकली लिखा उसको। तो अब हमने जो अभी हमने ब्लॉक्स बनाए थे, हमने इस इक्वेशन को उस ब्लॉक में की फॉर्म में लिखना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इसको ज़रा देख लेना कि कैसे होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कहा कि ये जो ऊपर वाला मॉडल है ये नीचे वाले के बराबर है। इसको हम ज़रा देख लेते हैं खुद से ड्रा करके, वरना आप लोगों के लिए मुश्किल हो गई। अच्छा, हमने कहा कि हमारे पास LAS प्लस RA जो है वो सिस्टम की इंटरनल रिएक्टेंस है, प्लस KB इंटू इक्वल्स टू VA ओवर S। अब हमने इसका जो है वो ब्लॉक डायग्राम बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? क्या अब हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमने कहा कि अगर हम IA इनपुट हमारे पास क्या है, जो हमने कहा वो वोल्टेज है, तो वोल्टेज को आप इनपुट साइड पे बना दें VAS। यहाँ पे मतलब आपने स्टार्ट किया, इनपुट आपने डिफाइन की, वो VAS होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक गेन बनेगी, और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे आपने VA को इनपुट बना दिया, तो आउटपुट हमारी है IA। अगर IA को आउटपुट ले लें हम, तो हमारे पास IA इंटू S आ जाएगा इस ब्लॉक के लिए। जो हमारे पास ड्राइव होती है वो चीज हमारे पास आउटपुट नहीं होती, लाइक जैसे IA जो वो अंदर यूज हो रही है इक्वेशन में, तो वो इनपुट हो, और जो हमारे पास आगे उसका रिजल्ट निकल रहा है वो आउटपुट हो, जो VA हो, ऐसा नहीं होता। नहीं, आप ये देखेंगे ये इलेक्ट्रिक पार्ट है ना आपका, तो इलेक्ट्रिक पार्ट में आपकी जो आउटपुट है, हमने कहा कि करंट को वेरी करेंगे ना, वो अगली इक्वेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो करंट पे डिपेंडेंट है। जो हमने तो टॉर्क की इक्वेशन देखी थी, आपने अभी हमने देखी थी,
दो इक्वेशन थी ना, एक इलेक्ट्रिक पार्ट की थी, दूसरी थी हमारे पास मैकेनिकल पार्ट की। जो मैकेनिकल पार्ट वाली इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है करंट पे, यानी कि करंट उसका इनपुट होगा। तो इलेक्ट्रिक पार्ट का जो आउटपुट है वो करंट है हमारे पास। तो अब हमने देखना है कि इस इक्वेशन में हम कहेंगे, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि आउटपुट हमारे पास आई ए ऑफ एस है। तो हम दूसरी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस के बी इंटू ओमेगा एस प्लस वी ए इंटू एस। अब ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे एल ए, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसी तरह इसके साथ भी है। अब देखें, अगर इस तरीके से हमने लिख दिया तो अब आपके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा कि ये आपके पास हमने कहा आई ए एस आउटपुट है और ये ओमेगा इंटू एस पे, और ये वी ए डिवाइडेड बाय एल ए, यानी कि जो आपका आउटपुट है वो वी इंटू 1/LAS इंटू प्लस आर ए, यानी कि ये जो आपका करंट है वो VAS इंटू ये इस पार्ट के बराबर है। जबकि सिर्फ यही पार्ट नहीं है, ये माइनस में आपका एक और सिग्नल भी ऐड हो रहा है, तो वो आप इसको एक और पार्ट इसमें ऐड हो रहा है, तो आप इसको एक और पार्ट वो क्या है आपका, वो है बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ ही नहीं आ रहा। हमें कैसे पता चला कि IAS हमारे पास आउटपुट है? इक्वेशन से तो VAS हमें आउटपुट लग रही है। मैंने इक्वेशन को चेंज कर दिया ना यहाँ पे आप इजी करने के लिए। सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इक्वेशन को किस तरह से मॉडिफाई करना है? इक्वेशन देख के ही पता चलेगा ना हमें कि इनपुट क्या है तो आउटपुट क्या है। देखें आप, मैंने इसीलिए बताया कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं मोटर के, एक है इलेक्ट्रिक पार्ट और दूसरा है मैकेनिकल पार्ट। जो आपने इक्वेशन पिछली देखी थी, मैं आपको निकाल देता हूँ इक्वेशन। ये है ना, आपके पास दो इक्वेशन है। तो जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक पार्ट की, यानी कि ये इस लूप की इक्वेशन है, केवीएल जो हमने लगाया। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है मैकेनिकल लूप की, यानी कि जो मोटर की स्पीड है वो जो हमारे इस लूप में करंट गुजर रहा है उस पर डिपेंडेंट है। जबकि इसमें हमारी जो एक चीज जो बैक ईएमएफ थी वो डिपेंडेंट थी जो मोटर की स्पीड पे। तो लेकिन उसका कोई ताल्लुक है ऐसा हमारी मोटर की आउटपुट पे उस तरह नहीं है। लेकिन ये हमारा जो इलेक्ट्रिक पार्ट है उसकी इक्वेशन ये है, और जो मैकेनिकल पार्ट है उसकी इक्वेशन ये है। अब हमने, हाँ जी, अनम्यूट कर लो अपने आप को अहमद सईद। अच्छा, अब हमने कहा कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमने कहा कि ये इक्वेशन को हमने ये यानी कि आउटपुट को लेके आउटपुट को एक साइड पे रख दिया और इनपुट को हमने राइट हैंड साइड पे कर दिया। तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल ये ओमेगा एस है और एक ये। सर करंट तो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो करंट तो इनपुट होना चाहिए ना, तो वो हमारे पास आउटपुट आ रहा। करंट मैकेनिकल का, अभी आप इतने हिस्से को देखें, सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्ट को, वो आगे अभी हम मैकेनिकल पार्ट हमने बनाना है और फिर इसको हमने जोड़ना है। हमारे पास वैसे तो आउटपुट हमारे पास वो मोटर की स्पीड ही है, मतलब हम जो इनपुट है वो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जो आउटपुट है हमारे पास वो बेसिकली मोटर की स्पीड ही है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पार्ट है उसकी आउटपुट हमारे पास मोटर की स्पीड नहीं है, उसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास करंट है। तो अभी हम ये पूरा ब्लॉक नहीं बनाए, इसको अभी हम आगे जोड़ेंगे। तो अब ये है कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हमने लिख दिया आई ए इंटू ये जो वी इधर एंटर हो रहा था उसको हमने लिख दिया आगे इस तरह, और यहाँ पे हमारे पास
इसमें ये वाली जो टर्म है ना LAS प्लस RA, ये असल में दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि इस पार्ट को हम 1/LAS सर फिर ब्लॉक डायग्राम में भी इससे कनेक्ट होना चाहिए KB के। सर फिर ब्लॉक डायग्राम में भी उसे कनेक्ट होना नहीं, चाहिए वो तो अभी KB हम के। कर रहे हैं ना। तो आप ये देखें ना कि आप ये देखें कि IA आपके पास आउटपुट आ गई और हमने एक इनपुट दे दी इसको VAS। अभी हमें ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब दूसरी इनपुट रहेगी हमारे पास ये वाली, इसको भी हमने डालना है इसके अंदर। तो ये हमने एक डिफाइन कर दी ओमेगा S जो इसकी स्पीड है, और इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया फीडबैक में। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक पार्ट बन गया लूप का, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक पार्ट था। अब हम आगे जाएंगे मैकेनिकल पार्ट में। नेक्स्ट जो है मतलब ये हमने इलेक्ट्रिक पार्ट का डिफाइन कर दिया। इसी तरह अगर हम जाएं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में हमने कहा था कि हमारी जो आउटपुट है वो ओमेगा एस है, तो वो आउटपुट होगी। और इनपुट जो है वो हमने कहा यही जो करंट है हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट से आ रहा है, ये हमारा इनपुट हो जाएगा। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को, यानी कि आउटपुट को JS